India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निशांत सरदाना। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे और कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस पर। कोविड टीकों के क्लिनिकल प्रशिक्षण डेटा और टीकाकरण के बाद के प्रभाव के डेटा के सार्वजनिक प्रकटीकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने किया नोटिस जारी। टीकाकरण की अनिवार्यता पर भी स्टैंड साफ करने का केंद्र को निर्देश। धनबाद जज मौत मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीबीआई हर हफ्ते हाईकोर्ट को सौंपे जांच प्रगति रिपोर्ट। सीबीआई की सीलबंद रिपोर्ट पर उठाए गए सवाल। अमेजन और फ्लिपकार्ट को नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जांच रोकने से किया इंकार। कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश बरकरार। केवल मुस्लिम आबादी कम होने के कारण राज्य में उर्दू शिक्षक को हटाने की पॉलिसी लागू नहीं कर सकते। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया फैसला। India Legal presents Courts Roundup. तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट राउंडअप की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन की दोनों डोज लेने की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम ये देखेंगे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की तुलना में जीवन के अधिकार को प्रमुखता मिलती है या फिर नहीं, और इसी मांग पर सरकार से अपना पक्ष रखने को भी कहा गया है। इसी के साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा है कि वैक्सीन लेने के लिए किसी को मजबूर तो नहीं किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि किसी को जबरन वैक्सीन ना लगवाई जाए या वैक्सीन ना लगाने की वजह से किसी को नौकरी से ना निकाला जाए। याचिका में यह साफ करने की मांग की गई है कि टीका अनिवार्य करना किसी भी तरह से, यहां तक कि किसी भी लाभ या सेवाओं तक पहुंचने के लिए इसे पूर्व शर्त बनाना नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है और असंवैधानिक है। मामले की अगली सुनवाई अब 4 हफ्ते बाद होगी। टीके के परीक्षण और टीकाकरण के डेटा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई कि क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों के साथ ही वैक्सीनेशन के बाद जो ट्रायल किए गए हैं उनके नतीजों को भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ये याचिका पीडियाट्रिक डॉक्टर जैकब पुलियाल की तरफ से दायर की गई। कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता डॉक्टर केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए जो टीम बनाई गई थी उसके भी सदस्य रहे हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हो रहे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण से कहा कि हम आपकी याचिका पर निर्देश दे रहे हैं, लेकिन हम टीकाकरण को लेकर लोगों के मन में भ्रम पैदा नहीं करना चाहते, क्योंकि वैक्सीन को लेकर भ्रम पहले से ही समस्या पैदा कर रहा है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए पूछा कि जब देश में पहले ही 50 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन ले चुके हैं, आपकी ये याचिका क्या बाकी लोगों के मन में संदेह पैदा नहीं करेगी? वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ये दुनिया में पहली बार हो रहा है कि जब लोगों को ट्रायल के बिना पूरी जानकारी के इस तरह से बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ऐसे में लोगों की सहमति का क्या? सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से पूछा कि क्या आप ये चाहते हैं कि हम वैक्सीनेशन के कार्यक्रम पर रोक लगा दें? इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वैक्सीनेशन के कार्यक्रम पर रोक लगनी चाहिए। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे देश में व्यक्ति को लेकर पहले से ही भ्रम फैला हुआ है, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में। ऐसे में इस तरह की याचिकाएं क्या भ्रम को और नहीं बढ़ाएगी? प्रशांत भूषण ने कहा कि वैसे तो सरकार ने कहा है कि वैक्सीन लेना बाध्यता नहीं है और ये लोगों की अपनी मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन आज की तारीख में देश के कई सारी जगहों पर आना जाने से लेकर कई काम करने तक उन्हीं लोगों को अनुमति दी जा रही है जिन्होंने वैक्सीन की डोज ली हुई है। प्रशांत भूषण ने कहा कि फिलहाल अभी तक की जानकारी के मुताबिक तो ये वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा के प्रति खास प्रभावी नहीं है।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नौकरी खोने या देश के कई हिस्सों में होने वाली आवश्यक सेवाओं तक पहुंच से कठोर कदम पर लोगों को टीके लेने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है, खासकर जब टीकों को पूर्ण रूप से आपातकालीन मंजूरी दी गई है, वो भी पर्याप्त क्लिनिकल परीक्षण और टीकाकरण के बाद के डेटा की पारदर्शिता के बिना। फिलहाल अब इस मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट बाद में करेगी, जबकि सरकार को इस याचिका पर अपना जवाब कोर्ट के सामने रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत सरकार को निर्देश दिया कि वो कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के वैज्ञानिक आवंटन के लिए एक पद्धति तैयार करने के लिए उसके द्वारा नियुक्त नेशनल टास्क फोर्स यानी कि एनडीएफ की अंतिम रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखें। यह कार्रवाई की रिपोर्ट एनडीएफ की रिपोर्ट को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों को दर्शाती है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह ने दर्ज किया कि न्यायालय द्वारा नियुक्त एनडीएफ ने कई बैठकें की हैं और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है। पीठ ने आदेश दिया कि ये उचित होगा यदि वर्तमान कार्रवाई को इस मामले के साथ सूचीबद्ध किया जाए, जहां इस न्यायालय ने कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लिया है। एनडीएफ की रिपोर्ट और केंद्र सरकार की कार्रवाई रिपोर्ट की प्रतियां बनाई जाएंगी, जो मामले में एमिक्स क्यूरी सहित सभी वकीलों के लिए उपलब्ध है। पीठ ने एमिक्स क्यूरी, जयदीप गुप्ता और मीनाक्षी अरोड़ा से यह सुनिश्चित करने के लिए एक संक्षिप्त बिंदुवार प्रस्तुतिकरण तैयार करने को कहा है कि स्थिति की अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयारियां बढ़ाई गई हैं। पीठ दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति न करने पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जारी अवमानना नोटिस को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दिल्ली के ऑक्सीजन ऑडिट के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उपसमूह ने यह कहा था कि दिल्ली सरकार द्वारा कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के लिए अपनी आवश्यकताओं को प्रोजेक्ट करने के लिए अतिरंजित दावों और गलत फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया गया था। झारखंड के धनबाद में जज की मौत के मामले में सीबीआई को हर हफ्ते हाईकोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि वो हर हफ्ते जांच स्थिति हाईकोर्ट के समक्ष रखें ताकि ये पता चल सके कि जांच कहां तक पहुंची है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में यह जांच आगे भी चलती रहेगी। रिपोर्ट देखिए। धनबाद जज मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड के न्यायाधीश उत्तम आनंद की संदिग्ध हत्या पर सीबीआई द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में अपराध के पीछे मकसद या कारण के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि सीबीआई के आने के बाद जो भी कार्रवाई हुई है वो सीलबंद लिफाफे में दिया गया है। सीजीआई ने टिप्पणी की, सीलबंद लिफाफे में कुछ भी नहीं है, हम कुछ ठोस चाहते हैं। आपके लोगों ने मकसद या कारण के बारे में कुछ भी संकेत नहीं दिया है। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जज उत्तम आनंद को टक्कर मारने वाले वाहन में सवार लोग हिरासत में हैं और वो खुलासा नहीं कर सकते क्योंकि आरोपी से पूछताछ जारी है। पीठ ने सीबीआई को झारखंड उच्च न्यायालय को जांच की प्रगति पर साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जांच की निगरानी करने का अनुरोध किया। पीठ ने निर्देश 28 जुलाई को धनबाद में सुबह की सैर के दौरान न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई के दौरान जारी किए। पीठ ने स्वतः संज्ञान मामले को एक अन्य रिट याचिका के साथ टैग करने का निर्देश दिया है, जो 2019 में शीर्ष अदालत के समक्ष न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा से संबंधित दायर की गई थी, जहां पहले ही राज्यों और भारत संघ को नोटिस जारी किया जा चुका है। बेंच ने नोट किया, इस अदालत ने देश में खतरनाक स्थिति को हल करने का प्रयास करने के लिए इस मामले को उठाया है, जहां वकीलों और न्यायिक अधिकारियों को आतंकित किया जा रहा है। पीठ ने केंद्र और राज्य से कहा, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसमें भी जवाबी हलफनामा दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले में जांच की प्रगति से अदालत को अवगत कराने के लिए अगली सुनवाई में सीबीआई की उपस्थिति की मांग की थी। पीठ ने 2019 में दायर एक रिट याचिका पर भारत संघ से शीघ्र प्रतिक्रिया मांगी थी, जिसमें न्यायाधीशों और अदालतों के लिए एक विशेष सुरक्षा बल की मांग की गई थी। सीजीआई ने कहा कि हालांकि रिट याचिका 2019 में दायर की गई थी, केंद्र ने अभी तक अपना जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है। इसके अलावा न्यायाधीश उत्तम आनंद के मामले में झारखंड राज्य की लापरवाही को चिन्हित करते हुए न्यायालय ने सभी राज्यों को जवाब देने और न्यायिक अधिकारियों को किस तरह की सुरक्षा प्रदान की है, इस संबंध में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ई कॉमर्स दिग्गज अमेजन और फ्लिपकार्ट की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया या सीसीसीआई द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों के लिए जांच का सामना करना होगा। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन्ना और न्यायमूर्ति विनीत सरन और सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे बड़े संगठनों को जांच के लिए स्वेच्छा से आगे आना होगा और जांच की आगे कार्रवाई होनी चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेशों में दखल से इनकार कर बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेशों में दखल देने से इनकार कर दिया था, जिसने सीसीसीआई द्वारा उनकी कथित प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्यों में प्रारंभिक जांच के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सीसीआई की जांच जारी रहनी चाहिए। हालांकि अदालत ने सीसीआई को जवाब देने के लिए कंपनियों के लिए समय बढ़ाने के सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार कर लिया। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए ई कॉमर्स कंपनियों ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था और बेंच ने कहा कि उसे उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है और समय 9 अगस्त को समाप्त हो रहा है, इसलिए हम इसे 4 सप्ताह तक बढ़ाते हैं। 23 जुलाई को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने प्रतिस्पर्धा कानून के कथित उल्लंघन के लिए सीसीसीआई द्वारा शुरू की गई जांच के खिलाफ अमेजन और फ्लिपकार्ट की याचिका को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति नटराज रंगास्वामी की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के सिंगल जज द्वारा पारित 11 जून के आदेश को चुनौती देने वाली ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा दायर अपीलों के एक समूह पर यह आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने जांच खारिज करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राजस्व मामलों के मुकदमे की निगरानी के लिए एक ठोस कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कोई ठोस प्रतिक्रिया पेश करने में विफलता से इस न्यायालय का धैर्य अब कमजोर पड़ रहा है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने कहा कि सभी स्तरों पर राजस्व कार्रवाई और मुकदमों की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान अपनाने का प्रस्ताव राजस्व के वैध हितों को प्रभावित करेगा। 10 फरवरी को राजस्व विभाग द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि अप्रत्यक्ष कराधान से जुड़े राजस्व मामलों में अपीलें बहुत विलंब से दायर की जा रही हैं। इस संबंध में अदालत ने केंद्र को उठाए जाने वाले कदमों से अवगत कराने का निर्देश दिया। राजस्व विभाग में केंद्र सरकार को स्थिति का जवाब यह सुनिश्चित करके खोजना चाहिए कि जिन मामलों पर मुकदमा चलाने की आवश्यकता है उन पर सभी आवश्यक डिस्पैच के साथ मुकदमा चलाया जाए और जिन मामलों में मुकदमे की आवश्यकता नहीं है उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। 15 फरवरी को सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट के समक्ष एक नोट प्रस्तुत किया था। उस दिन सुनवाई के दौरान पीठ ने राजस्व से जुड़े मुकदमे की निगरानी की प्रक्रिया में तकनीकी नवाचारों को शामिल करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की। पीठ ने केंद्र को एक समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिसमें तकनीकी तौर तरीकों को शामिल करते हुए लिस्टिंग की अगली तारीख को अदालत के समक्ष रखने के लिए कहा गया। अदालतों में निर्धन असहाय लोगों को न्याय पाने के लिए मुफ्त में मिलने वाली कानूनी मदद की राह अब और ज्यादा आसान हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला और सत्र न्यायालय तक में मुफ्त कानूनी सहायता के लिए मोबाइल ऐप शुरू की गई है। अब इस ऐप से देश के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला और तालुका स्तर के सत्र अदालतों सहित न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े 3000 से ज्यादा संस्थान जुड़े हैं। फिलहाल ये ऐप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग स्मार्टफोन में उपलब्ध है और जल्द ही इसका विस्तार होगा। 2 महीनों में यह स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध हो जाएगी, साथ ही iOS ऑपरेटिंग फोन में भी चल सकेगा। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने इसकी शुरुआत कर दी है। ऐप का शुभारंभ करते हुए चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि यह सुखद संजोग है कि भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह पर यह नई सेवा शुरू हो रही है। रविवार यानी कि 8 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह पर जस्टिस रमन्ना ने इस सेवा का शुभारंभ विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में किया। जस्टिस रमन्ना ने इस मौके पर विजन एंड मिशन स्टेटमेंट भी जारी किया। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूयू ललित सहित सुप्रीम कोर्ट के जज, दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से जुड़ी कई जानी मानी हस्तियां भी शामिल रही। अथॉरिटी के मुताबिक मोबाइल ऐप के जरिए करोड़ों फरियादियों तक इस सेवा का पहुंचना सचमुच देश की न्यायिक सेवा यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। लोग इस ऐप की सहायता से जल्द और सुनिश्चित कानूनी सेवा प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ जानकारी के लेन देन में कोई हिचक, भागदौड़ और खामख्वा की आपाधापी नहीं होगी। कई छोटी मोटी समस्याओं और सवालों के जवाब तो ऐप से ही आपको मिल जाएंगे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अफगानिस्तान में फिर से तैनाती की मांग कर रहे इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस या आईटीबीपी के 30 जवानों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जवानों का वहां तैनाती का कोई निहित अधिकार नहीं है। जस्टिस राजीव सहाय इंडलो और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ ने कहा कि तैनाती और पुनर्स्थापन प्रशासनिक कार्य है जिनमें स्थिति के अनुसार फैसला किया जाता है। अदालत ने अफगानिस्तान की खतरनाक स्थिति को देखते हुए वहां फिर से तैनाती की मांग पर आश्चर्य भी व्यक्त किया। कोर्ट ने कहा कि उन्हें अफगानिस्तान में तैनात होने का कोई निहित अधिकार नहीं है, बल्कि हमें यह आश्चर्यचकित करता है कि अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति को देखते हुए याचिकाकर्ता वहां तैनात होने के इच्छुक हैं। याचिकाकर्ताओं को अगस्त सितंबर 2020 और फरवरी 2021 के बीच भारतीय महावाणिज्य दूतावास और अफगानिस्तान में तैनात किया गया था। उनकी पोस्टिंग का कार्यकाल 2 साल का था। हालांकि अफगानिस्तान में अशांति के कारण भारत सरकार ने अपने कार्यों को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया और वहां नियुक्त याचिकाकर्ताओं को एहतियात के तौर पर भारत वापस भेजने का निर्णय लिया। याचिकाकर्ताओं ने उन्हें नए स्थान पर स्थानांतरित नहीं करने और उनके राजनयिक पासपोर्ट और वीजा को निलंबित नहीं करने का निर्देश भी जारी किया और ये मांग की। तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक उर्दू शिक्षक की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में केवल कम मुस्लिम आबादी होने के कारण उर्दू शिक्षक को हटाने की नीति को सही नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नीति का हवाला देने पर कही। एक याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वो एक उर्दू शिक्षक के रूप में बिना किसी शिकायत के काम कर रही थी, लेकिन राज्य सरकार की नीति का हवाला देते हुए उसकी सेवाएं बंद कर दी गई। राज्य सरकार की यह नीति मुस्लिम आबादी 20% से कम होने पर स्पष्ट रूप से एक उर्दू शिक्षक की सेवाओं को बंद करने की अनुमति देती है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि केवल इसलिए कि मुस्लिम आबादी 20% से कम है, यह याचिकाकर्ता को नौकरी से हटाने का आधार नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने शुरुआत में यह कहा कि किसी विशेष भाषा को किसी विशेष धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। उर्दू को एक भाषा के रूप में उन क्षेत्रों में भी पढ़ाया जा सकता है जहां कुछ मुसलमान हैं। कोर्ट ने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में पहली नजर में इस तरह की नीति बनाकर किसी उर्दू शिक्षक को इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता कि मुस्लिम आबादी कम है। अलावा इसके अदालत ने सरकारी वकील को निर्देश दिया कि वो मामले में राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त करे। बेसिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी उपरोक्त टिप्पणियों में आलोक में राज्य की नीति को रिकॉर्ड में रखने का भी निर्देश जारी किया गया है। केरल हाईकोर्ट ने नवीनतम सरकारी आदेश में खंड के बारे में राज्य से जवाब मांगा जो उन लोगों को दुकानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाने से प्रतिबंधित करता है जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन नहीं लगवाया है। न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार ने यह नोट करते हुए कहा कि बिना टीका लगाया याचिकाकर्ता अकेला रहता है और उसके घर में उसकी रोज की किराने की खरीदारी में मदद करने के लिए कोई नहीं है। कोर्ट ने मामले पर आगे के विचार के लिए मंगलवार के लिए पोस्ट किया है। राज्य द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी जिसमें उन लोगों को दुकानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाने से प्रतिबंधित करता है जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन नहीं लगवाया है। एडवोकेट जोमी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता और अन्य गैर टीकाकरण वाले व्यक्तियों को घर में कैद कर देगा, जबकि अन्य जिन्होंने वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है उन्हें अपने घरों परिसरों में आने जाने की अनुमति है। यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह खंड कानून में मनमाना और अनुचित है। याचिका में आगे यह भी कहा गया कि एक टीकाकृत और गैर टीकाकृत व्यक्ति के बीच भेदभाव करता है और इस तरह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत याचिकाकर्ता के जीवन और आजीविका के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। राज्य सरकार ने 4 अगस्त को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत एक आदेश जारी किया था जिसमें राज्य के कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। आदेश का खंड 4 इस प्रकार है कि केवल उन लोगों को जिसने 2 सप्ताह से पहले कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम 1 डोज भी ले ली है या जिसके पास 72 घंटे पहले का RT-PCR नेगेटिव प्रमाण पत्र है या जिसके पास कोविड-19 पॉजिटिव रिजल्ट 1 महीने पहले की अधिक है, दुकानों, बाजारों, बैंकों, सार्वजनिक और निजी कार्यालय और इसी के साथ ही वित्तीय संस्थानों, कारखानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, खुले पर्यटन स्थलों और अन्य प्रतिष्ठानों के अंदर की अनुमति होगी। कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.